स्वागत है आपका गुरु केंद्र के सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों के भाग 8 में। अभी तक आपने हमें बहुत सहयोग दिया है। ऐसे ही आप और हम दोनों एक परिवार की तरह जुड़कर एक सफल भविष्य का निर्माण करें। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसका आंसर कमेंट में लिखकर दें। लास्ट वीडियो यानी पार्ट 7 में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, एक बार उसे रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन में आपको परमाणु संख्या 19 और जो भार है, वेट है, वह 40 दिया था और न्यूट्रॉन की संख्या पूछी थी। और हमने इसको बड़े अच्छे से उस वीडियो में सीखा था कि परमाणु संख्या रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 19 और प्रोटॉन की संख्या भी 19। और भार जो है वो रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के एडप को, यानी योग को। अब इलेक्ट्रॉन 19 और प्रोटॉन भी 19, तो अगर मैं प्रोटॉन की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर 19 और टोटल हमें गिवन है कितना 40, और 19 40 में से माइनस करेंगे तो हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो आएगा न्यूट्रॉन का। तो 40 में से 19 गए तो न्यूट्रॉन कितने हुए 21। तो 21 वाले बिल्कुल सही हैं। जिन ने कमेंट में 21 आंसर लिखा है वह बिल्कुल सही है। एक बार मैं उनके नाम शो कर देता हूँ। व्लॉग ऑफ नेचर, अमन बैरी, पुनीत, शिवानी कुमार, बिल्कुल सही आंसर है इन लोगों का। तो इसी तरह मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है, कहाँ बनती है। ऑप्शन है तिल्ली, वृक्क, यकृत और अस्थि मज्जा। तो इसका सही आंसर जो है वो अस्थि मज्जा। क्लियर। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स तीनों पूछे तो तीनों का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में होता है। इनसे जुड़े फैक्ट को एक बार समझते हैं। सबसे पहले तो आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका का साइंटिफिक नेम पेपर में आ जाता है, वैज्ञानिक नाम पूछता है तो आपको आंसर में इरिथ्रोसाइट बताना है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो है इरिथ्रोसाइट। और आरबीसी एक ऐसी कणिका है, एक ऐसी सेल है जिसमें केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें कोई भी सेंटर नाभिक नहीं होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर बोलते हैं, इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है, यानी ऑक्सीजन को फेफड़े से माइटोकॉन्ड्रिया तक यानी शरीर के हर एक कोशिका तक ले जाती है और फिर शरीर उससे ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब ऑक्सीजन का परिवहन करते समय यानी ऑक्सीजन से जब हम किसी भी प्रकार की क्रिया करते हैं तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऑक्सीकरण के कारण आरबीसी का जो रंग है वो लाल होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है तो आपको आंसर बताना है ऑक्सीकरण के कारण। अब ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन जो होगा वो किससे होगा, तो आरबीसी का मुख्य घटक जो होता है वह हीमोग्लोबिन। मुख्य घटक में क्या बताना है आपको, तो हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन लोह युक्त पदार्थ है। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि आरबीसी में लोह युक्त पदार्थ कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन। थोड़ा अच्छे से समझें तो हीमो में हीम, यहाँ पर हीम से समझना आयरन, ये आयरन है। कौन सा आयरन बनेगा, तो हेमेटिन आयरन। और ग्लोबिन, ग्लोबिन से बनता है प्रोटीन। तो क्लियर होना चाहिए कि मुख्य घटक में हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में अगर आयरन पूछ ले आपसे तो हेमेटिन, और प्रोटीन पूछ ले तो ग्लोबिन खुद एक प्रोटीन है जिसका निर्माण लीवर में होता है। यानी कि ग्लोबिन का निर्माण जो है, ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण जो है वो लीवर में होगा। और हेमेटिन यानी आयरन जो है वो हमें भोजन से प्राप्त करना पड़ता है, ये शरीर स्वयं नहीं बनाता। देखो यहाँ पर आयरन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आयरन का फॉर्मूला Fe, तो Fe+2 को फेरस कहा जाता है। क्लियर। और यहीं पर अगर मैं Fe+3 कर दूँ, Fe+3, इसको समझिएगा, एग्जाम में कई बार फेरस और फेरिक के लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाता है तो डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखो होता क्या है, यहाँ +2 है और यहाँ +3 है। कुछ ऐसे समझो कि इसको 2 देना है, इसको 3 देना है। अगर 2 देना है तो यहाँ पर 2 की कमी होगी, और ये 3 देगा तो यहाँ 3 की कमी होगी, और 3 की कमी हो गई तो ज़्यादा कमी हो जाती है। यानी हीमोग्लोबिन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है इसका, और हीमोग्लोबिन पे इफेक्ट पड़ेगा तो आरबीसी पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी इस केस में ये जो फेरिक है, इसको ध्यान रखिएगा, फेरिक को मैथ हीमोग्लोबिन कहते हैं और फेरस को हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो अब बताइए आपको हीमोग्लोबिन बताना है या मैथ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन। और तो हीमोग्लोबिन कौन से आयरन वाला होगा, तो हीमोग्लोबिन फेरस आयरन वाला होगा, फेरिक वाला नहीं। फेरस वाला हीमोग्लोबिन शुद्ध रक्त माना जाता है, जबकि फेरिक वाला जो मैथ हीमोग्लोबिन बनता है वो अशुद्ध की कैटेगरी में आता है। शुद्ध का रंग लाल होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और अशुद्ध का रंग लाल नहीं होगा, उसका जो रंग होगा वो नीला रंग होगा। ठीक है, यह ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता। और जब हमारा शरीर ऑक्सीजन से पूर्ण रूप से परिवहन नहीं करता तो एक बीमारी होती है, एक रोग होता है, उस रोग को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारा शरीर अशुद्ध रक्त के कारण नीला पड़ जाता है यानी मैथ हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो कौन सा रोग होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम।
अब हमारे शरीर में फेरस से फेरिक कैसे बन जाता है, तो याद रखिएगा कि अगर शरीर में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है यानी अधिक हो जाएगी तो फेरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक में। तो फेरस नाइट्रेट की अधिकता के कारण फेरिक बनता है। अब आरबीसी के निर्माण पर एक बार ध्यान देते हैं। हमारी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली और समृद्धि होती हैं। तो कैसी होंगी, खोखली और समृद्धि। और इसका निर्माण जो है वो कैल्शियम फास्फेट से होता है, यानी हड्डियों और दांतों का निर्माण किससे होगा, कैल्शियम और फास्फेट से। आजकल इसका फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, तो Ca3PO4 और ब्रैकेट के बाहर 2। तो ये ध्यान रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट का ये फॉर्मूला है। और खोखली होने की वजह से इसमें खासकर जांघ और कूल्हे की हड्डी में बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा पाया जाता है, और यही अस्थि मज्जा रक्त के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। और आरबीसी भी यही बनेगा। आरबीसी का लाइफ यानी कि जीवन काल पूछ ले तो आपको 20 से 120 दिन बताना है। मोस्टली एग्जाम में 120 आपको ऑप्शन मिलेगा, तो 120 जरूर ध्यान रखें। इसके मृत्यु की बात करें यानी आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो होती है प्लीहा यानी स्प्लिन, जिसे मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। एग्जाम में आया हुआ है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो प्लीहा स्प्लिन को टिक करना है। प्लीहा में आरबीसी नष्ट होकर बिलीरुबिन बनाता है, ये ध्यान रखना है, बिलीरुबिन बनाता है। बिलीरुबिन वही है जिसके बढ़ने के कारण पीलिया रोग होता है, जॉन्डिस रोग होता है। और ये बिलीरुबिन यूरिया से मिलकर, जो हमारे मूत्र में पाया जाता है, यूरिया से मिलकर यूरोक्रोम का निर्माण करता है। अब यूरोक्रोम पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। यूरोक्रोम जो है मूत्र के हल्के पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछेगा कि मूत्र का हल्का पीला रंग क्यों होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। और ये यूरोक्रोम किससे बना, तो बिलीरुबिन वर्णक से, जब वो यूरिया से मिलता है। और यहाँ पर मेन रोल किसका है, तो आरबीसी का। आरबीसी बिलीरुबिन बनाएगा और बिलीरुबिन से यूरोक्रोम वर्णक बनता है। और बिलीरुबिन ही उत्तरदायी है जॉन्डिस के लिए। लीवर द्वारा निर्मित पित्त में पाया जाता है, बाइल जूस में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में फैट यानी वसा का डाइजेशन यानी पाचन करते हैं। अब आपसे B9, B12, आरबीसी का मुख्य घटक हीमोग्लोबिन, आयरन या रक्त, इन सब को एग्जाम्पल में देकर बोले कि इनकी कमी हो जाए, किसी की भी इसमें से कमी होगी तो एक रोग होगा, उस रोग को एनीमिया कहते हैं। याद रखिएगा, एनीमिया को रक्त अरक्ता या रक्त अल्पता देकर एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मलेरिया में किस कणिका की कमी हो जाती है, यानी मलेरिया में इसकी कमी होती है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे, और जिन जिन का सही आंसर होगा नेक्स्ट वीडियो में उन सबके नाम अनाउंस किए जाएंगे। तो जल्दी से सही आंसर दीजिए कि मलेरिया में किस कणिका की कमी हो जाती है। तो ये हमने आरबीसी के बारे में सीखा। यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए नहीं छूटेगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ते हैं तो गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपका नहीं छूटेगा, और आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस, एक अलग ही लेवल प्राप्त करेंगे। तो अपने आप को भीड़ से अलग करने के लिए आज से ही मेहनत शुरू कर दो। देखो, भीड़ में चलोगे तो पहचान नहीं मिलेगी, पहचान बनानी है तो आज से ही अपने नियम बनाकर याद करना शुरू कर दो। और जैसा मैंने कहा कि पसंद आ रही है वीडियो तो इसको जरूर लाइक, शेयर और कमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बताएं। अब अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, तो आंसर में आपको लिंगामेंट्स बताना है। लिंगामेंट्स टिश्यू यानी उत्तक हड्डी से हड्डी को जोड़ती है। उसी तरीके से हड्डी को मांस से जोड़ना टेंडन कहलाता है। तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखो, साइंस में अगर कोई वस्तु गति कर रही है और वो गति दिशा के अनुसार है, मतलब उसमें दिशा का बोध होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोलूं कि आप 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो। अब 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो तो इसमें क्या मैंने डायरेक्शन बोला, नहीं। लेकिन मैं बोलूं कि आप 5 किलोमीटर उत्तर नॉर्थ की साइड दौड़ रहे हो, तो क्या इसमें डायरेक्शन है। तो जब साइंस में गति के साथ डायरेक्शन आ जाता है तो उसे वेग कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, वेग यानी कि वेलोसिटी। अब उस वेग में मात्रा पूछ लो, गति की मात्रा बताने वाली भौतिक राशि को संवेग कहते हैं। यानी कि कितना आप मास लेकर वेग के साथ जा रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। तो संवेग का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो संवेग बराबर जो है वह है द्रव्यमान यानी मास इनटू में वेग, यानी वेग के साथ जो हम द्रव्यमान लेकर जा रहे हैं उसके गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। वेग को v से, द्रव्यमान को m से, और संवेग को क्वेश्चन में बोला गया है किससे, p से। तो p बराबर m इंटू में v क्या बनेगा, संवेग बनेगा। इस फॉर्मूले से हमें गतिज ऊर्जा बतानी है कि गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा
का सबसे पहले फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो m मास को डिनोट करेगा, v वेलोसिटी यानी वेग को डिनोट करेगा। अब हमें इसको संवेग के अनुसार बनाना है। तो संवेग में देखो m है, v है, और जैसा m वैसा ही v, यानी कि m के ऊपर कुछ नहीं तो v के ऊपर भी कुछ नहीं है, ठीक है। यानी दोनों की पावर जो है वो सेम है। यहाँ पर क्या दोनों की पावर सेम है? नहीं, यहाँ अलग अलग है। m की पावर 1 है तो v की पावर 2 है। तो सबसे पहले तो इसको पावर में सेम करना है, और पावर में सेम करने के लिए मैं m/m से इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब ये m/m से, यानी ऊपर वाला भी m से और नीचे वाले नंबर भी m से मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा कि m गुना m v² ऐसे का ऐसा ही, और नीचे जो है वह है 2m। अब mv² में vb² में यानी पावर सेम हो गई, यानी mv दोनों किस में है? स्क्वायर में, और नीचे 2m। अब mv को हम क्या लिख सकते हैं? p। तो mv की जगह हमने p लिखा, p² और नीचे क्या है? 2m। तो हमने इसको संवेग के हिसाब से, संवेग के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। अब ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, mp नहीं, गलत है, p²m गलत है, p²/m गलत है, p²/2m बिल्कुल सही है। यानी इसका जो सही आंसर है वो क्या है? डी। अब गतिज ऊर्जा के कुछ एग्जाम्पल भी जो आपको ध्यान रखने हैं। देखो, गतिज ऊर्जा यानी गति, जो गति कर आए, यानी जिसमें गति हो, जैसे जमीन पर चलती ट्रेन या बस, या चलती ट्रेन और बस में बैठा व्यक्ति हो, बहता हुआ पानी, अंतरिक्ष यान, ये सब गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल। इसी तरीके से स्थितिज ऊर्जा का आपसे एग्जाम्पल पूछे तो जो अपनी स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वह स्थितिज ऊर्जा में आएंगे। जैसे कि बांध ने नदी के पानी को अपनी स्थिति के कारण रोक रखा है, तो वो स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरीके से तना हुआ धनुष या गुलेल, चाबी लगी घड़ी, ठीक है, या खिलौने हो गए जो चाबी से चलते हो। साथ ही साथ स्थितिज ऊर्जा का आपको सूत्र फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, वो होता है mgh, यानी मास, ग्रेविटेशन और हाइट। तो उसका द्रव्यमान, जो उस पर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, और जो उसकी ऊंचाई है। तो अब सिंपल सा तरीका है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल को समझने का, कि जिसमें हाइट आए, ध्यान से समझिएगा, जिसमें हाइट आए वो स्थितिज ऊर्जा में जाएगी, और जिसमें ती हो तो वो गतिज ऊर्जा में। अब कई बार दोनों का एग्जाम्पल पूछेगा कि ऐसा बताएं जिसमें स्थितिज और गतिज दोनों है। तो मैंने आपको क्या समझाया, हाइट के साथ अगर गति आ जाए, हाइट के साथ गतिज आ जाए तो वो स्थितिज और गतिज दोनों का एग्जाम्पल बनेगा। जैसे कि उड़ता हुआ पक्षी या फिर उड़ता हुआ वायुयान। अब देखो, जो पक्षी आकाश में उड़ रहा है उसमें हाइट भी होगी और साथ ही साथ गति भी होगी, तो दोनों हुई ना। और अगर दोनों हुई तो वो स्थितिज और गतिज दोनों का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि छत पर कोई लड़का दौड़ रहा है, तो क्या वो हाइट से है, जमीन से हाइट पे है? बिल्कुल है, छत पर है, और साथ ही साथ दौड़ रहा है, मतलब गति है, ठीक है। अब मैं एक ईंट बांध कर रख दूं, उसमें कोई मोशन नहीं है। जैसे कि समझना, घर में पंखे हैं और पंखा चल नहीं रहा, एक जगह रुका है, तो वो पंखा इस समय स्थितिज ऊर्जा में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं उसको मोशन में कर दूं तो पंखा हाइट पर है और स्थितिज और गतिज दोनों में आ जाएगा, क्योंकि उसमें गति भी आ गई। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल होता है, आसानी से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है लेजर, रडार, सोनार और स्क्यूबा। तो सही आंसर जो है वो सोनार। तो सोनार की अगर फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछे तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसमें पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इससे समुद्र में स्थिति, समुद्र के तल का मानचित्र, खनिज संसाधन और साथ ही साथ जासूसी पनडुब्बी का पता लगाने के लिए किया जाता है। भारत के पास सोनार तंत्र जो हैं वो हैं हंसा और पंचोदित्य। हंसा नौसेना के लिए है और पंचोदित्य पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर रडार की फुल फॉर्म पूछी जाए पेपर में तो रेडियो डायरेक्शन एंड रेंजिंग। जनक में रॉबर्ट वॉटसन डी नाम बताना है। और इसका सिद्धांत पूछा जाए तो इसका सिद्धांत प्रतिध्वनि पर कार्य करता है। इसका प्रयोग युद्ध में दुश्मन के वायुयान की स्थिति, दूरी, दिशा, उसकी जो स्पीड है यानी वेग का पता लगाने के लिए किया जाता है। नोट करके लिखिएगा, भारत में रडार यंत्र का निर्माण ERDE इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय आपसे पूछे तो बेंगलुरु टिक करना है। भारत के रडार के नाम हैं इरमा, रानी, इंद्र, रोहिणी। ये कुछ फेमस नाम है जो आपको पता होने चाहिए। और भारत ने जो आयात कर रखा है रडार, उसके भी नाम आपको पता होने चाहिए, कई बार आ जाता है एग्जाम में। जैसे ग्रीन पाइन रडार, ये आपका एग्जाम में भी आया हुआ है, ग्रीन पाइन रडार भारत ने किससे आयात किया हुआ है? तो इजराइल से, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ऐसा ही एक और है आवाकस रडार, ये दोनों रडार भारत ने इजराइल से ही आयात कर रखे हैं।
तो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको सोनार और रडार के सभी क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। इसी तरीके से आपसे एग्जाम में लेज़र की फुल फॉर्म पूछ ले तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। याद कैसे रखना है? तो एम्प्लीफिकेशन, एमिशन और रेडिएशन, ये तीन चीज़ें आपको जरूर इसमें पता होनी चाहिए। 1960 में इसे थियोडोर मेमन ने बनाया। यह मोनोक्रोमेटिक, समझिएगा इसको अच्छे से, मोनोक्रोमेटिक यानी मोनो मतलब सिंगल, एक सिंगल लेयर का प्रकाश होता है जो तीनों माध्यम यानी ठोस, द्रव्य, गैस तीनों माध्यम में गति कर सकता है, गमन कर सकता है, जो प्रेरित उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि लेज़र जो है वो प्रेरित उत्सर्जन के सिद्धांत पर, रडार का मैंने आपको प्रतिध्वनि बताया था और सोनार का प्रासरव्य, ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रयोग अगर पेपर में पूछ ले आपसे चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे कि कैंसर में लेज़र ट्रीटमेंट जो होता है आँख में, उसमें हीरे तराशने में, आजकल धातुओं को काटने के लिए भी लेज़र का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटिंग जो होती है या सीडी और डीवीडी को रीड करने के लिए लेज़र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन नोट करके समझिएगा आप और इसको लिखिएगा कि 1964 में भारत में गैलियम आर्सेनिक, ठीक है, गैलियम आर्सेनिक जो एक तरह का सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक होता है, इससे लेज़र किरणों का निर्माण किया गया था। ठीक है, भारत ने 1964 में ही गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक से लेज़र का निर्माण किया था। कहाँ किया था? तो इसको भी ध्यान रखना, BARC, बार्क, जिसकी फुल फॉर्म होती है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय पूछे तो आपको मुंबई बताना है, ने गैलियम आर्सेनिक से लेज़र का निर्माण किया था। तो ये मॉडर्न साइंस का क्वेश्चन था। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में अब पिक होने लगे हैं, तो याद करें इसको, ये भी एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? ऑप्शन बड़े सिंपल दिए हुए हैं, सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी और कामकाजी आदमी। तो इसका सही आंसर जो है वो सी यानी बुद्धिमान आदमी। देखो, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान को शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है वह अरस्तु को जाता है। साथ ही साथ अरस्तु को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। इसी तरीके से अगर पादप विज्ञान यानी बोटनी का जनक पूछे तो आपको थियोफ्रास्टस नाम बताना है। लेकिन जीवधारियों का वर्गीकरण आपसे पूछे तो वर्गीकरण सर्वप्रथम कोरोलस लीनियस ने किया था। यानी कि जो कैटेगरी बनाई थी सर्वप्रथम वो किसने बनाई थी? तो कोरोलस लीनियस ने, जिस कारण इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कोरोलस लीनियस ने दो किंगडम यानी कि दो जगत में विभाजन किया था, एक जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान और एक बोटनी यानी कि पादप विज्ञान। ये दो कैटेगरी कोरोलस लीनियस ने बनाई थी। साथ ही साथ द्विनाम पद्धति, जैसे मैं होमो सेपियंस का एग्जांपल लूँ तो होमो सेपियंस बुद्धिमान आदमी का साइंटिफिक नेम है, और इसको अगर अच्छे से समझे जैसे कि होमो सेपियंस लिन, ये पूरा नाम है होमो सेपियंस लिन, जिसमें होमो जो है वह वंश को दर्शाता है, सेपियंस जाति को दर्शाता है, और लिन तो कोरोलस लीनियस में लिन यानी कि जो इनके खोज करता है उसका नाम दर्शाता है। ठीक है, यानी कि द्विनाम पद्धति की बात करें, साइंटिफिक नेम में होमो सेपियंस की बात करें तो द्विनाम पद्धति में वंश और जाति को लेकर नाम बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी वंश और जाति से सारे वैज्ञानिक नाम कोरोलस लीनियस ने बनाए हैं। कुछ वैज्ञानिक नाम आपको पेपर में ध्यान भी रखने हैं जो आ जाते हैं, जैसे कि मक्के का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछे तो ये याद रखना है जियोमेज। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में दिख जाएंगे। कुछ फेमस मैं आपको बता देता हूँ। गाय का पूछे तो बॉस इंडिकस, कॉफ़ी का पूछे तो कॉफ़ी अरेबिका, केसर का पूछ लिया जाए आपसे तो केसर का वैज्ञानिक नाम जो है वो कोकस सटाइबस। इसी तरह से बकरी का पूछ ले तो उसमें कैप्टा हिटमस। ये नाम आपको याद रखने हैं। और ये जो द्विनाम पद्धति है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो कोरोलस लीनियस ने। और मानव का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? तो होमो सेपियंस लिन। वर्तमान में जीवधारियों का वर्गीकरण जो है वह 5 जगत प्रणाली में बटा है। तो याद रखिएगा 5 जगत वर्गीकरण का अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो उसमें वी टेकर का नाम बताना है। 2 जगत में कोरोलस लीनियस, 5 जगत में वी टेकर, और शाखा के रूप में निरूपित करने का श्रेय अरस्तु को। कुछ पुस्तकें जो हैं इनकी वो भी मैं लिखवा देता हूँ, जैसे कि अरस्तु की पुस्तक पूछे तो उसमें हिस्टोरिया एनिमेलियम ये अरस्तु के द्वारा रचित है। इसी तरीके से प्लांटेरम बोल दे तो उसमें थियोफ्रास्टस। ठीक है, और जो एग्जाम में अभी रिसेंटली आया था सिस्टेमा नेचुरी बोले तो सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक है वो कोरोलस लीनियस।
तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन सभी की जानकारी डीपली से मैंने बायोलॉजी के पार्ट 1 में दे रखी है, आप वहाँ भी इसको अच्छे से समझकर नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, यानी पदार्थ की चौथी अवस्था पूछ रहा है। देखो मेनली अगर मैं बोलूँ पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ जो है वो 3 भागों में बटा होता है, ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था पूछे तो उसमें चौथी में प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, ये 2 अवस्थाएं और आ जाती हैं। चौथी पे कौन सी आएगी? प्लाज्मा, और पांचवी पे बोस आइंस्टीन। तो यहाँ पर चौथी पूछ रहा है, तो चौथी आपकी क्या आंसर में आएगी? तो सी, यानी कि प्लाज्मा। अब बचपन से हम पढ़ते आए हैं ठोस, द्रव्य, गैस। अब ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन क्या होते हैं, तो इनको अच्छे से समझते हैं। देखो पहले मूल 3 अवस्था पे ध्यान दो। गैस वो है ठोस, ठोस के बाद द्रव्य और द्रव्य के बाद गैस। जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो वो किस अवस्था में जाएगी? द्रव्य में। द्रव्य को और गर्म किया तो गैस में, और अगर गैस को गर्म किया तब, तो गैस को गर्म करने पर हमारे पास जो स्टेट प्राप्त होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, किसको गर्म करने पर? गैस को। रिपीट करूं, ठोस को गर्म किया तो द्रव्य, द्रव्य को गर्म किया तो गैस, और गैस को दोबारा गर्म कर दिया तो गैस को दोबारा गर्म कर दिया तो 4th स्टेट आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। इस रोटेशन को पूरा करें तो समझना कि ठोस से द्रव्य, जब हम ठोस से सॉलिड से किस में जाते हैं? लिक्विड में, यानी द्रव्य में जाते हैं, तो उसको गलनांक बोलते हैं। ठीक है, यानी मेल्टिंग। और द्रव्य से गैस में आते हैं, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में आएंगे, तो इसे जमना यानी कि हिमांक कहते हैं। पजल नहीं रहना, ठोस से द्रव्य में गए तो गलनांक, और द्रव्य से ठोस में आए तो हिमांक। ये हो गया आपका इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट, और ये फ्रीजिंग पॉइंट। इसी तरीके से द्रव्य से गैस में जाना वाष्पीकरण कहलाता है, और गैस से द्रव्य में आए तो इसे संघनन कहते हैं। इंग्लिश में संघनन कंडेंसेशन हो जाएगा, और वाष्पीकरण को वेपोराइजेशन। इसके बाद यहाँ भी समझिएगा, गैस को अगर हम ठोस में बदलें, यानी गैस डायरेक्ट सॉलिड में आने की कोशिश करें, तो वह डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण की क्रिया कहलाती है। इसे समझना है, क्या कहेंगे इसे? निक्षेपण। और अगर ठोस डायरेक्ट किस में चला जाए? गैस में, तो इसे ऊर्ध्वपातन, जिसका एग्जाम्पल भी कई बार आता है कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। तो याद रखिएगा, कपूर जो है वो डायरेक्ट ठोस से किस में बदलता है? गैस में। द्रव्य में नहीं बदलता, ठोस से गैस में बदलता है। तो उसमें कौन सी क्रिया होगी? ऊर्ध्वपातन की। तो ठोस को गर्म किया तो द्रव्य, द्रव्य को गर्म किया तो गैस, और गैस को अगर गर्म कर दिया तो क्या बन गया? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा को अच्छे से समझते हैं, और साथ ही साथ ये जो रोटेशन है ये भी आप ध्यान रखें, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो हमने सीखा कि गैस को गर्म करने पे क्या आएगा? प्लाज्मा। तो गर्म आयनित गैस को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। आयनित जिसमें आयंस पाए जाए, चार्ज पाया जाए, जैसे कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के पार्टिकल्स आ जाएं। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल बराबर होंगे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल जब गैस में आ जाते हैं तो वह प्लाज्मा कहलाती है। देखो नॉर्मल हवा के अंदर में बोलूँ तो हवा के अंदर क्या बिजली होगी? नहीं, हवा के अंदर कोई बिजली नहीं है, लेकिन वही जब प्लाज्मा बन जाएगा तो उसमें बिजली होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो ये विद्युत का क्या होती हैं? चालक होती हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे कि नियॉन बल्ब जो है वो प्लाज्मा का एक उदाहरण है, या फिर आपने ट्यूबलाइट या फ्लोरोसेंट ट्यूब देखी होगी जिसे CFL भी कहते हैं। तो प्लाज्मा क्या हो गया? गर्म आयनित गैस जिसमें चार्ज पाया जाए, और चार्ज का मतलब यहाँ पर यह है कि ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से काफ़ी प्रभावित होती हैं। क्लियर? इसी विद्युत की चालक होती हैं। पदार्थ की 5वीं अवस्था पे ध्यान दे तो वो थी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। इसकी खोज 1924 में सत्येंद्र नाथ और उन्हीं के नाम पर इस अवस्था का नाम रखा गया। इसमें बोसोन जो फर्मियोन से मिलकर बनता है, जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों पाए जाते हैं, उसे 0 के या -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके एक अवस्था प्राप्त की जाती है जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, अब मेनली जो यहाँ से आपसे पूछेगा वो ये कि पदार्थ की 5वीं अवस्था बताइए, तो बोस आइंस्टाइन खोजा किसने? तो 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने मिलकर इसे खोजा था। कई बार 1925 भी लिखेगा तो उसमें पजल नहीं होना है। अब यहाँ से जो 0 के और -273 डिग्री सेल्सियस है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 0 के और -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसे ध्यान रखना कि परम शून्य ताप कितना होता है, तो आपको याद रखना है ओके या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में अगर पूछे तो -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें पजल नहीं रहना है, इसको भी नोट करके लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एटोमोकोलॉजी, ऑर्निथियोलॉजी, बर्डोलॉजी और हर्पेटोलॉजी। एंटोमोकोलॉजी जो है यह एंट से ध्यान रखना, एंट यानी चींटी, चींटी यानी कि कीटों का अध्ययन,
इसमें किया जाता है, यानी कीटों के अध्ययन को एंटोमोकोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं, और ये क्वेश्चन था हमारा कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको ऑर्निथोलॉजी ही बताना है। डी पे है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी जो है यह उभयचर और सरीसृप के अध्ययन को कहते हैं, जीव विज्ञान का एक भाग है। उभयचर जैसे कि आप इसमें मेंढक का एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर छिपकली का पर्टिकुलर पूछे, अलग से पूछे, तो सारोलॉजी, ये छिपकली के अध्ययन को कहते हैं। साथ ही साथ सरीसृप में सांप की कैटेगरी अलग कर दे तो ऑफियोलॉजी जो है यह सांपों के अध्ययन को कहते हैं। कुछ बाकी अध्ययनों पे भी ध्यान दीजिएगा, वो भी एग्जाम में दिखेंगे आपको। पोमोलॉजी, एंथोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, इनके बारे में समझे तो पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन, और डेंड्रोलॉजी में वृक्ष एवं शारियों का अध्ययन। इसी तरीके से ऑस्टियोलॉजी पूछे या ओडोंटोलॉजी पूछे, इसको भी समझते हैं। ऑस्टियोलॉजी जो है वो हड्डी यानी अस्थि से समझना, हड्डियों से संबंधित है। और ओडेंटो यानी डेंटल यानी कि दांत, तो ये दांतों के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी या फाइकोलॉजी में पजल नहीं रहना है आपको, ये भी एग्जाम में आते हैं और इसमें सब पजल रहते हैं, बिल्कुल पजल नहीं रहना। माइकोलॉजी जो है वह कवक से संबंधित है, तथा फाइकोलॉजी अगर पूछ ले तो शैवाल से संबंधित है। तो फिर रिपीट कर दूं, माइकोलॉजी कवक से और फाइकोलॉजी शैवाल से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सब एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में पजल रहते हैं, तो इसको भी अच्छे से समझा दूं। एस्ट्रोलॉजी शब्द जो है ये ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा है, यानी कि इसमें ज्योतिषी विद्या के बारे में बताया जाएगा। और एस्ट्रोनॉमी जो है ये तारों एवं ग्रह के बारे में अध्ययन को कहते हैं, तो इसमें भी आपको पजल नहीं रहना है। इस तरीके से पढ़ना है आपको कि एक ही क्वेश्चन में जितने भी उससे जुड़े हुए यानी संबंधित क्वेश्चन हैं वो सब आपको याद हो जाए एक ही वीडियो में। ये हमारा प्रयास रहता है, और आपका भी यह प्रयास होना चाहिए कि आप भी इसको नोट्स बनाएं, अच्छे से याद करें। तो अब समय बर्बाद ना करें, समय को यूटिलाइज करें। याद रखिएगा, इंसान दो तरह के बदलाव करता है अपने जीवन में। एक, वह समय को देखकर खुद बदलता है, नहीं तो समय उसको खुद बदल देता है। और अगर समय ने आपको बदला तो ये आपकी हार होगी, ठीक है। और समय का बचाव करके, आपने समय को सेव करके, उसको यूटिलाइज करके अपने आप को बदल दिया, तो उसी को जीत कहते हैं, ठीक है। तो मेहनत करें, वीडियो में क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसको अपने दोस्तों में शेयर करके पूछते रहें। इससे आसान तरीका तो कुछ पढ़ने का हो ही नहीं सकता। आपको जो क्वेश्चन याद है आप अपने दोस्त से पूछिए, आपके दोस्तों को जो क्वेश्चन याद है वो आपसे पूछेंगे, अपने आप आधे घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन टैली हो जाएंगे और आपको वो याद भी रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन है हीरा, कोयला, ग्रेफाइट और कोक। देखो यहाँ पर रूप की बात कर रहा है, तो कार्बन के कुछ रूप यानी कि अपरूप होते हैं जो हमें अच्छे से समझने हैं। तो कार्बन के अपरूप जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं यानी क्रिस्टलीय अपरूप, और एक जो अक्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं यानी अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को समझें तो देखो, जिसमें कार्बन के परमाणु हो वो तो कार्बन से बना ही है, अपरूप है उसके। लेकिन कार्बन के परमाणु जुड़कर एक निश्चित आकार अगर देते हैं तो वह क्रिस्टलीय हो गया, और अगर निश्चित आकार नहीं देंगे तो वो अक्रिस्टलीय अपरूप होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय जो निश्चित आकार में हो, अक्रिस्टलीय जो निश्चित आकार में ना हो। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझें तो इसमें हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, ग्रेफिन ये पाए जाते हैं, और ये सब अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी ये क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। अक्रिस्टलीय में अगर बात करें तो इसमें काजल होगा, कोयला होगा, कोक होगा और चारकोल, ठीक है। तो ये अक्रिस्टलीय यानी इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अब यहाँ पर शुद्ध रूप की बात कर रहा है, तो देखो शुद्ध रूप अगर क्रिस्टलीय में बोला जाए तो इसका सही आंसर जो है वो है हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वो क्या है? हीरा। अब मान लो हीरा ऑप्शन में नहीं होता तो कार्बन का शुद्ध रूप अक्रिस्टलीय रूप में क्या हो जाता? काजल। तो याद रखिएगा, अगर हीरा ऑप्शन में नहीं है तो शुद्ध रूप जो है वो क्या माना जाएगा उसका? काजल, जो उदाहरण है किसका? तो अक्रिस्टलीय अपरूप का। तो अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार इन सभी एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कार्बन से जुड़े सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में हिट कर जाएं। तो सबसे पहले तो क्रिस्टलीय के एग्जाम्पल समझते हैं। उसमें हमने लिखा था हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन और ग्रेफिन। देखो हीरा हमने पढ़ लिया, कार्बन का अतिशुद्ध रूप है। इसकी आकृति बोलूँ तो ये चतुष्कोणीय होता है। क्या होगा? चतुष्कोणीय। और ग्रेफाइट को अगर मैं बोलूँ तो यह षटकोणीय होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो षटकोणीय में ग्रेफाइट आएगा, चतुष्कोणीय में हीरा आएगा। ये पृथ्वी पर सबसे
कठोर पदार्थ में आता है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो हीरा टिक करना है। साथ ही साथ ये रंगहीन और पारदर्शी भी होता है, इसको भी ध्यान रखना है। लेकिन ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो है ये मुलायम पदार्थ है। रंग पूछे तो ये काला घूसर रंग, जिसको स्लेटी रंग भी कहते हैं, उसमें पाया जाता है और ये पारदर्शी नहीं है, ये अपारदर्शी है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, यानी हीरा जो है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी न के बराबर फ्लो होती है। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। इनके उपयोग की बात करें तो याद रखिएगा, हीरा जो है वो कांच को काटने और कई बार एग्जाम में आ जाता है फोनोग्राम में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हीरा आपको टिक करना है। ग्रेफाइट का प्रयोग विद्युत उत्पन्न यानी कि इलेक्ट्रोड के रूप में, हमने ये इससे पहले की वीडियो में सीखा था, बैटरी के अंदर जो छड़ होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। पेंसिल में, नाभिकीय रिएक्टर यानी कि संयंत्र में मंदक के तौर पर भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। शुष्क स्नेहक अगर आपसे पूछे तो ग्रेफाइट को कहते हैं। और कई स्थानों पर लोहे पर पॉलिश करने के लिए भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। फुलेरिन से याद रखना कि इसकी जो आकृति होती है वह फुटबॉल जैसी होती है। विद्युत का ये कुचालक होता है। इनके प्रयोग खासकर आप जरूर ध्यान रखें, जो एग्जाम में आते ही आते हैं। दवाइयों के रूप में और प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में फुलेरिन का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफीन की खोज 1962 में पीटर बोहेम ने की थी और ये 2010 के बाद क्रांति मानी गई थी। जैसे कि मैं एग्जांपल बोलूँ तो जिन्हें भी हम टच स्क्रीन देख रहे हैं आज के ज़माने में, ये सभी किससे बनाए जाते हैं, ग्रेफीन से। चाहे वो एलसीडी हो, चाहे वो एलईडी हो, या फिर मोबाइल का डिस्प्ले हो, ये सब के सब ग्रेफीन से बनाए जाते हैं। 1962 में पीटर बोहेम ने इसकी खोज की थी। तो ये क्रिस्टलीय के एग्जाम्पल थे और इससे जुड़े हुए सारे पेपर के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। इसी तरीके से एक बार जल्दी से अक्रिस्टलीय अपरूप को भी समझ लेते हैं। अक्रिस्टलीय में हमने काजल, कोयला, कोक और चारकोल को एग्जाम्पल के रूप में समझना है। अगर अक्रिस्टल में बोले तो सबसे शुद्ध रूप काजल, इसमें लगभग 95% कार्बन पाया जाता है। इसका प्रयोग आंखों का काजल बनाने के लिए और जूते पॉलिश बनाने के लिए भी किया जाता है। कोयले पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, इसको समझ लेते हैं। कोयले 4 प्रकार के होते हैं। नाम अगर बताया जाए तो पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिन्स और एंथ्रासाइट। इसमें सबसे बेस्ट कोयला अगर आपसे पूछा जाए तो बेस्ट की कैटेगरी में कौन आएगा, एंथ्रासाइड। ये उच्च किस्म का कोयला होता है। और सबसे निम्न किस्म का कोयला पूछा जाए तो वो पीट। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई बेस्ट कैटेगरी में और निम्न कैटेगरी में क्यों आ रहा है। देखो यहाँ पर कार्बन की बात हो रही है। कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उसकी ऊर्जा देने की मात्रा भी उतनी ज़्यादा होगी, उसकी क्लोरोफिक वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि मैं पीट की बात करूँ तो पीट में लगभग 50 से 60 यानी कि 50% मान लीजिए कार्बन होता है। लिग्नाइट में 60%, बिट्यूमिन में 70% और एंथ्रासाइड में 90% के आसपास कार्बन होता है। और कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उसकी ऊर्जा देने की क्षमता उतनी अधिक होगी। इसीलिए एंथ्रासाइड बेस्ट कैटेगरी में आता है और पीट निम्न कैटेगरी में आता है। तो इनके परसेंटेज को लेकर बिल्कुल पजल नहीं होना है। 50 से 60% बोले तो पीट, 60 से 70 में लिग्नाइट, 70 से 80 में बिट्यूमिन्स और 90 से 95 के आसपास एंथ्रासाइड। मेन जो आपसे पूछेगा वो उच्च और निम्न किस्म का पूछेगा, जो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कई बार भूरा कोयला करके पूछेगा कि भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा भूरा कोयला जो है वो लिग्नाइट को कहा जाता है। इनका प्रयोग पूछे तो इनका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है। बिट्यूमिन तक घरेलू उपयोग में लाए जाते हैं और एंथ्रासाइड ज़्यादातर उद्योगों वगैरह में प्रयोग किया जाता है। अब कोक की बात करें तो कोक क्या होता है, तो इसको कुछ इस तरीके से समझिएगा कि मान लो आपने कोई कोयला लिया और उस कोयले को आपने ऑक्सीजन नहीं होने पर यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया, तो जो हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, कोक। इसका भी प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। चारकोल की बात करें तो चारकोल जो है, जैसे कोयले को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया है वैसे ही लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो चारकोल प्राप्त होता है। और इसका प्रयोग जल की शोधन क्रिया, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है। जैसे कि फुलेरिन में मैंने बताया कि प्राकृतिक गैस का शोधन, इसी तरीके से जल की शोधन क्रिया किससे संबंधित है, तो चारकोल से। साथ ही साथ विस्फोटक बनाने में भी चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ इससे जुड़े फैक्ट और क्वेश्चन थे जिसको आपको मैंने कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझाया है। इसको जरूर याद करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ आवेश यानी चार्ज की बात हो रही है, तो आवेश होता क्या है। देखो, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें आकर्षण या विकर्षण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत आकर्षण या विकर्षण, आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, पास आना, और विकर्षण यानी डिस्ट्रक्शन यानी कि दूर जाना होता है, उसे आवेश कहते हैं।
इसके मात्रक की बात करें तो इसका एसआई यूनिट जो है वो कुलाम होता है और हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है, जिसका सही आंसर बी यानी कि कुलाम हो जाएगा। पुराने ज़माने में कई सारी पद्धतियाँ होती थी, जैसे एमकेएस, सीजीएस, उसी तरीके से सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति के अनुसार इसका एसआई यूनिट पूछ ले तो ये स्टेट कुलाम माना गया है। नॉर्मल आपको कुलाम ध्यान रखना है, कुलाम ध्यान है तो आपका टिक हो ही जाएगा। लेकिन पेपर में कई बार इसको पजल करने के लिए अलग तरीके से पूछ लेता है, तो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है यानी विद्युत धारा जो होती है वो निर्भर करती है कुलाम पर, और कुलाम एक सेकंड में जो आता है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। समझें इसको अच्छे से, तो कुलाम प्रति सेकंड क्या बनती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को आई से डिनोट किया जाएगा, कुलाम को क्यू से, कई बार बड़े सी से भी डिनोट किया जाता है, और नीचे टाइम यानी एक सेकंड। तो एक सेकंड में जितना कुलाम हमारे पास आता है उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं यानी विद्युत धारा कहते हैं। अगर विद्युत धारा का भी ऐसा यूनिट पूछ ले आपसे तो उसमें एम्पियर बताना है। अब समझिएगा यहाँ से, विद्युत धारा जो बराबर है कुलाम पर सेकंड के, अब ये सेकंड इधर डिवाइड हो रहा है और ये उधर जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा कि कुलाम बराबर जो है वो विद्युत धारा गुने में क्या आ जाएगा? सेकंड। तो कई बार कुलाम ना ऑप्शन में देकर वो एम्पियर इनटू में टाइम यानी कि सेकंड दे देगा। तो एम्पियर सेकंड भी ऐसा यूनिट होती है किसकी? तो आवेश की, और ये हमने फॉर्मूले से सीखा है। एम्पियर हो गया विद्युत धारा और सेकंड हो गया समय। तो विद्युत धारा इनटू में समय क्या बनाता है? कुलाम बनाता है। तो आवेश के अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो कुलाम दिखे तो कुलाम टिक कर दो, सीजीएस के अनुसार स्टेट्स कुलाम कर दो, और अगर ये ना मिले तो एम्पियर सेकंड भी इसका आंसर हो जाएगा। अब आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को धनात्मक और नेगेटिव को ऋणात्मक कहा जाता है। धनात्मक और ऋणात्मक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेकिन किसी वस्तु को आवेशित करना यानी किसी वस्तु में चार्ज बनाना सर्वप्रथम थेल्स ने बताया, जिसके दो क्वेश्चन बड़े फेमस है पेपर में जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि अगर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाएगा तो क्या होगा? तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, ध्यान से समझिएगा, जो कांच है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ठीक है, और रेशम जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब ध्यान से समझिएगा, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो कांच इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और रेशम इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। अब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो नेगेटिव होता है यानी कि ऋणात्मक होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो पॉजिटिव होगा यानी कि धनात्मक होगा। अब मुझे बताओ इसका आंसर अगर पेपर में किसी भी तरीके से पूछ ले तो देखो आप कितनी आसानी से दे सकते हो। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर अब कांच में क्या होगा? तो कांच त्याग करेगा यानी कांच घनावेशित हो जाएगा और रेशम ऋणावेशित हो जाएगा यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से एबोनाइट का भी क्वेश्चन आता है कि एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाएगा तो क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको आंसर बताना है कि एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाएगा तो वह ऋणात्मक हो जाएगा। अब ऋणात्मक मैंने लिखा तो इसका मतलब वह इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ग्रहण करेगा, ठीक है, तो इसको भी नोट करके लिखेगा। ये भी कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ कुलाम के नियम पे भी ध्यान दीजिएगा। कुलाम का नियम कहता है कि अगर दो वस्तुओं के बीच में वैद्युत आकर्षण बल है, वैद्युत आकर्षण बल है तो वह बराबर होगा इनके आवेश के गुणनफल और इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के, यानी कि इनका जो चार्ज है, इनका जो आवेश है उसको गुना कर दो और नीचे आर आर यानी कि इनकी दूरी को डिनोट किया जा रहा है तो आपके सामने विद्युत आकर्षण बल आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है और इसको समझना है कि देखो विद्युत आकर्षण बल जिसको Fe भी बोलते हैं, तो Fe के सामने क्या दिख रहा है आपको? Q1 × Q2, यानी कि विद्युत आकर्षण बल समानुपाती हो जाएगा किसके? Q1 और Q2 के, यानी कि इनके गुणनफल के, आवेश के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा। और जो दूरी है नीचे, देखो ये नीचे है यानी उसके अपोजिट में है, अपोजिट में व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर एग्जाम में कभी पूछ ले आपसे कि विद्युत आकर्षण बल पर दूरी का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा। दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा और दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। इसको उल्टा प्रभाव यानी व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। लेकिन अगर विद्युत आकर्षण बल पर कूलाम के गुणनफल का पूछ ले तो ये समानुपाती, यानी कि विद्युत आकर्षण बल बढ़ेगा अगर उनका दोनों गुणनफल भी बढ़ेगा, यानी इसमें सेम रिलेशन होगा। दूरी में सेम रिलेशन नहीं होगा, उल्टा रिलेशन होगा।
अब विद्युत आकर्षण बल की बात कर रहा है, तो विद्युत आकर्षण बल यानी पोटेंशियल की अगर बात करें तो वोल्ट पे ध्यान रखना। कई बार एग्जाम्पल में आ जाता है विद्युत वैभव, यानी कि पोटेंशियल जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको वोल्ट आंसर बताना है। कुलाम्ब हो गया आवेश का, केल्विन जो है वो टेम्परेचर यानी कि ताप का एसआई यूनिट होता है, और किलोग्राम द्रव्यमान का। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अब्दुल कलाम, राकेश शर्मा, विक्रम साराभाई और होमी भाभा। तो इसका सही आंसर जो है वो है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने 1969 में स्वतंत्रता दिवस के ही दिन इसरो की स्थापना की थी, जो आज विश्व में भारत का मान बढ़ाती है। इसरो की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में जो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो हैं के सिवान, और इसका मुख्यालय अगर पूछ ले आपसे तो बेंगलुरु जो कर्नाटक में है। बाकी ऑप्शन पे ध्यान दे तो राकेश शर्मा का क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो उसमें राकेश शर्मा नाम बताना है। होमी भाभा का क्वेश्चन आएगा कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहे जाते हैं, तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक में होमी भाभा आपको टिक करना है। अब्दुल कलाम हमारे प्रिय भारत रत्न, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मिसाइल मैन किसे कहते हैं, तो अब्दुल कलाम। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ रहे रॉकेट मैन किसे कहते हैं, तो रॉकेट मैन में आपको के सिवान टिक करना है। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अगर पूछा जाए आपसे तो अबुल पाकिर जैनुलाबेदीन अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में पंबन द्वीप पर हुआ। पंबन द्वीप तमिलनाडु में पाया जाता है। ये भी आपसे कई बार पूछ लेगा कि पंबन द्वीप कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु में। याद रखिएगा अब्दुल कलाम को 1981 में पद्म भूषण, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये तीसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर बाकी दो के नाम बताएं तो पहले पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे पर जाकिर हुसैन, ठीक है, और तीसरे पर आते हैं हमारे अब्दुल कलाम। इनसे जुड़ा एक करंट अफेयर भी नोट करके लिखेगा कि व्यूलर द्वीप जो ओडिशा में है उसका नाम बदलकर 2015 में नामांकन किया गया था, और नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ठीक है, और ये द्वीप मिसाइलों का परीक्षण करने के प्रयोग में लिया जाता है, और नासा द्वारा स्पेस सेंटर में खोजे गए बैक्टीरिया का जो नाम है वो भी इन्हीं के नाम से जोड़ा गया है, जो है सोलिबैसिलस कलमी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्लोरीन के बारे में कुछ लिखा है और इसके हिसाब से हमें ऑप्शन का आंसर देना है। तो देखो, सबसे पहले तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे आज ही जाकर देखिए। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से परमाणु भार और परमाणु क्रमांक को समझा रखा है। देखो, किसी भी परमाणु का अगर यहाँ पर कोई नंबर है तो वो उसके भार को शो कर रहा है, यानी कि ये परमाणु भार बनेगा, और उसके इस तरफ नंबर लिखा है यानी नीचे की तरफ लिखा है तो उसके परमाणु क्रमांक यानी उसके एटॉमिक नंबर को शो करेगा कि ये पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पर आता है। अब अगर क्लोरीन के इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो यहाँ पर नीचे की तरफ 17 और यहाँ भी क्या है 17, यानी कि ये दोनों सेम है, और ऊपर 35 और 17 है, यानी क्रमांक सेम है और भार अलग अलग है। तो समझिएगा ध्यान से, जब क्रमांक सेम हो जाते हैं और भार अलग अलग हो जाता है, ठीक है, क्रमांक सेम होंगे और भार अलग अलग होगा तो वह समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। देखो, जैसे कार्बन की मैं बात करूँ तो कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है, और इसके भार 12, 13, 14 अलग अलग होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो 6, 6, 6 यानी कि नीचे की तरफ क्रमांक जो है वो सेम है, और ऊपर की तरफ जो भार हैं वो सारे के सारे अलग है। तो जब क्रमांक सेम होते हैं, भार अलग अलग होते हैं, तो वो क्या बनते हैं? समस्थानिक। इसी तरीके से अगर भार सेम हो जाए और जो क्रमांक है वो अलग अलग हो जाए तो उसे समभारिक कहते हैं। नाम में भी आप देखोगे सम मतलब समान, क्या समान? स्थान। स्थान जब समान हो, क्रमांक समान हो, और यहाँ पर सम मतलब समान, भार यानी भार जब समान हो। तो अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हमें 17, 17, 17, 17 मतलब यहाँ पर क्रमांक समान है, और क्रमांक समान होते हैं तो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, बस एक बार अच्छे से समझने की देरी होती है। फिर वही कहूँगा, मैं इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें और अपने डाउट को क्लियर करें। एक बार क्विक रिव्यू करते हैं इन सभी क्वेश्चनों का।
तो पहला क्वेश्चन था लाल रक्त कणिका आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा। आगे एक टन का द्रव्यमान m तथा संवेग p। देखो संवेग के केस में जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा वो होगा p²/2m, और संवेग ना हो, नॉर्मल वेग हो तो 1/2 mv²। तीसरा क्वेश्चन पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार इसका बिल्कुल सही आंसर है। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? तो होमोसेपियंस यानी बुद्धिमान आदमी। होमो ये वंश को शो करेगा और सेपियंस जो है जाति को शो करता है, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। पांचवा क्वेश्चन पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा, जिसे गर्म आयनित गैस भी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा, अगर हीरा ना मिले तो आपको काजल टिक करना है। विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलाम। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई। CL1735 CL1737 क्या है? तो यहाँ पर 17 यानी इनके क्रमांक सेम है, तो जब क्रमांक सेम होते हैं तो उसको सम स्थानिक कहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर रहें। ठीक है, मेहनत करें, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।